बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 2 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। जनाब कुछ अहम तरीन ख़बरें मज़ीद आ गई हैं, आपके लिए हाजिर हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि अगले 2-3 महीने बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और टर्निंग पॉइंट समझ लें। इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी। नवाज़ शरीफ साहब ख़ास तौर पे कोशिश करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब कि जनाब उनकी पसंद के नताइज निकलें और मौजूदा सिस्टम जो है वो समेट दिया जाए। लेकिन क्या जिनको वो चैलेंज कर रहे हैं, क्या उधर भी कोई परेशानी है? और वो काउंटर जो प्लानिंग है वो क्या कर रहे हैं? इनसे डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, या फिर वो बिल्कुल भरपूर एतमाद के साथ इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? तो ये सारी गुफ्तगू आपसे करते हैं। और फिर 1-2 और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनमें हकीकत क्या है और असल बात क्या है। तो सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, कल जो उन्होंने अपनी पार्टी से खिताब फरमाया, उन्होंने कहा कि जनाब एक तो जनरल फैज़ हमीद DGI-SI का ज़िक्र किया। और ज़िक्र कैसे किया? एक लिखी हुई पर्ची थी उनके पास, लंदन में बैठे थे, बाकी सारी गुफ्तगू वो कर रहे थे, ज़ुबानी फिलबदी तकरीर कर रहे थे, फिलबदी गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन जब ये चीज़ आई तो उन्होंने फ़ौरन एक पर्ची निकाली और पर्ची निकाल के पढ़ना शुरू कर दी। और वो पर्ची क्या थी? वो पर्ची थी कि जनाब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो ये सारे काम करते रहे हैं, वो अरशद मलिक के साथ को कहते रहे हैं, वो अदालतों में जाके कहते रहे हैं इनकी ज़मानत ना हो, वो ये कहते रहे हैं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो साबिक जज हैं उनका नाम लिया कि उनका नाम उनको बेंच में शामिल ना करने की बात करते रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये सारा कुछ इतने ही बुरे हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा का भी उन्होंने कहा, फिर उन्होंने RTS का भी ज़िक्र किया कि RTS बिठाया गया और ये पसंद के नताइज आए, और ये भी पता करना चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि ये जनरल फैज़ अकेले थे या इसके ऊपर भी कोई था। तो ये सारी गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक आपको छोटा सी बात बताता हूँ कि ये हमेशा जब भी इन पर मुश्किल आती है तो हमेशा ये फ़ौज से इन्होंने मदद मांगी है, हमेशा फ़ौज से मदद मांगी है, फ़ौज पाकिस्तान से मदद मांगी है। वो खा जनरल जहांगीर करामत साहब का मामला हो या जनरल वहीद काकड़ साहब, सदर इसाक खान साहब के साथ लड़ाई हुई तो जनरल वहीद काकड़ साहब से इन्होंने मदद मांगी। अगर चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इनको तंग किया तो इन्होंने आर्मी चीफ़ से मदद मांगी, अगेन फ़ौज से मदद मांगी। तो ये हमेशा फ़ौज से मदद मांगते रहे हैं। सदर इसाक खान से लड़ाई हुई तो इन्होंने फ़ौज से मदद मांगी। तो ये फ़ौज से मदद मांगते मांगते ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें तो 1% भी शुबा नहीं। अब आते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। पहले तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था, वो उन्होंने कह दिया कि जनाब आएँ किसी फोरम पे चैलेंज करते हैं, मुनाजरा कर लें, पता चल जाएगा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैं ख़ुद इनके पास गया, ना मैंने कोई बंदा आदमी भेजा, इनको किसी ने ब्लफ़ करवाया तो उनका नाम बता दें। एक बात। दूसरी बात तो उन्होंने फिर ये कह दिया कि जनाब फिर उनके साथ 2 नंबरी की गई। और अब ये यहाँ पे रुक जाते हैं। एक आपको बात सुनाता हूँ, बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ, तो इसको अगर चैलेंज कर सकते हैं तो हम हाज़िर हैं जनाब, चैलेंज कबूल करेंगे। बात यह है कि पनामा आया तो इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कहा कि ब्रिगेडियर 2 ब्रिगेडियर जो हैं पनामा GIT में उनको निकाल दें, बाकी को हम हैंडल कर लेंगे। बाजवा साहब ने यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू होती है, तो वहाँ से इनका फड्डा शुरू हुआ। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने, ये इसाक डार साहब भी इसके गवाह हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी, तो जनरल बाजवा ने इनको कहा कि जनाब देखें, वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है, वो उसको देख रही है, हम इस मामले में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को क्लियर करें,
JIT میں اپنے آپ کو کلیئر کریں، یہ میری ڈومین میں نہیں آتا، آئین اور قانون کے مطابق جو آپ حکم دیں گے وہ سر آنکھوں پہ، یہ بات۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات، جب ڈان لیکس میں اب کہتے ہیں کہ جناب ڈان لیکس بھی ایک ڈرامہ تھا، یہ انہوں نے کہا اور اس کو ڈان لیکس بنا دیا۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ رپورٹروں میں جب ڈان لیکس کا معاملہ آیا، یہ خبریں آنا شروع ہوئیں اور اس پہ نکالا گیا جناب قانونی کارروائی شروع کرنے کی بات کی گئی، تو نواز شریف صاحب نے ایک خود PM آفس سے ایک پریس ریلیز ایشو ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ PM نے کنسرن شو کیا ہے، پھر پرائم منسٹر کے آرڈر سے کمیٹی بنی، پھر اس کمیٹی کی تحقیقات اس کمیٹی نے کی، اس کمیٹی نے اس وقت جرنلسٹ صحافیوں کے بیانات ریکارڈ کیے، وزراء کے بیانات ریکارڈ کیے، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، اور پھر انہوں نے پرویز رشید صاحب کو سیک کیا، طارق فاطمی صاحب کو سیک کیا، مشاہد اللہ خان کو اسی انٹرویو پہ سیک کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جنرل ظہیر کی ایک آڈیو آ گئی ہے جس میں وہ دھرنے ورنے کا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ دھرنے کو مانیٹر کر رہے تھے، اس طرح کی۔ تو مشاہد اللہ خان کو بھی وزارت سے سیک کیا اور نواز شریف صاحب نے کیا۔ اب اگر اس وقت یہ ساری باتیں غلط تھیں تو پھر تو نواز شریف صاحب کو اپنے ہی وزراء کو سیک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں سیک کیا گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں کچھ اور، اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو کچھ اور، یہ فیکٹ بتا رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جنرل فیض صاحب پہ جی۔ اب یہ فرماتے ہیں وہ پڑھی ہوئی لکھی ہوئی پرچی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں کی۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ باتیں، اور اس کے بعد ایک اور بات بھی، وہ جو دھرنے کے دوران جنرل ظہیر کی بات کی انہوں نے، تو جنرل ظہیر اس کے بعد تو پارلیمان میں آپ نے بہت بڑی بڑی تقریریں کی تھیں تو پارلیمنٹ میں بتا دیتے، پھر الیکشن کمپین چلی، آپ نے انتخابات لڑے، ان الیکشن کمپین میں بتا دیا جاتا، مریم بی بی بتا دیتی، شہباز شریف صاحب بتا دیتے، آپ بتا دیتے، نہیں بتایا، پوری کمپین میں کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی سوشل میڈیا پہ بتایا، نہ کوئی۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے لندن میں بیٹھ کے۔ اب جنرل فیض صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے پورے وثوق سے، جی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے دوبارہ، انہوں نے کہا جی کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا، اگر یہ ثابت ہو جائے تو ہم حاضر ہیں جناب۔ اب یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اب ان کو ایک تو صدیقی صاحب نے باتیں بتائی ہیں، صدیقی صاحب نے ان کو براہ راست بھی بتائی ہوں گی اور انڈائریکٹ بھی بتائی ہوں گی، اور جب ان کی باری آئی تھی تو انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں انہوں نے اپنا جو گفتگو کی، اس کی وجہ کہ میں بیان کر دوں، اور جب کوئی بھی متعلقہ فورم بنے، لیگل کانسٹیٹیوشنل فورم، تو وہاں پہ جا کے اگر میں اپنے حق میں ثبوت نہ دے سکوں تو ظاہر ہے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا نام لیا تھا، چیف جسٹس صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قاضی صاحب، تو قاضی صاحب نے خود یہ بات کی تھی، انہوں نے ان کا ڈینائی کر دیا۔ اب چیف جسٹس کے پاس ہی سارے جا رہے تھے نا کہ جناب یہ کام نہ کریں، اگر یہ صدیقی صاحب صحیح ہیں اور نواز شریف صاحب صحیح ہیں تو چیف جسٹس صاحب اب بول پڑیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے قاضی صاحب، وہ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ صدیقی صاحب صحیح نہیں کہہ رہے، جس کی بنیاد پہ پھر صدیقی صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی، تو وہ بھی اس وقت بھی یہ ہوا۔ اب جناب فیض صاحب کا کیوں کہہ رہے ہیں، اور یہ ارشد ملک صاحب جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اصل بنیادی طور پہ ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ۔ اب یہ ایک لمبی پوری ہے کہانی، جو ارشد ملک صاحب نے گورنمنٹ FIA کو بتایا وہ بالکل اپوزٹ چیز تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ کلٹیویٹ ہو چکے تھے،
दौरान समाअत थी और वो कल्टीवेट हुए इनके हाथों, और इसीलिए उन्होंने एक मुकदमे में बरी कर दिया, दूसरे मुकदमे में कमज़ोर जजमेंट लिखी। और उसके बाद क्योंकि ये चीज़ें FIA के पास और अदरवाइज़ मौजूद हैं और इन डिटेल मौजूद हैं, और ये जो इनको रियायत मिली वो उस वक्त हम यही कहते थे कि ये रियायत ना दें, लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक्त एक मुसीबत और माहौल बना लिया, और माहौल बनाने में ये एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सारी गुफ्तगू बेसिकली इनको जितनी भी नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं इस वक्त, वो सारी की सारी अरशद मलिक साहब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। और अरशद मलिक साहब आपको पता है कि वो दोस्त थे उनके, और UK में भी उनका था। फिर अरशद मलिक साहब हुसैन नवाज़ से मिलने गए, फिर जाती उम्रा मिलने गए नवाज़ शरीफ साहब से। तो ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन में भी दी और उसमें भी उस वक्त भी उस FIR को भी नहीं छेड़ा गया, और ये रियायतें बार बार जो दी गई, अब वो सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। तो क्या ये सारी चीज़ों का फिर अब आते हैं जनाब, अभी तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खामोश है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनाब जो इंटरव्यू दिया ताज़ा तरीन, उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत खुल के गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब ये जो कुछ अपोजिशन कर रही है या शरीफ फैमिली कर रही है, अब हम थोड़ा सा सख्ती करने जा रहे हैं, और सख्ती ये करने जा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। एक तो जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि जनाब लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और लीगल एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, और इनके ख़िलाफ़ और भी बहुत कुछ हो सकता है। उनकी तकारीर, जो 2 तकारीर हुई हैं, उनको स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करके उसका जायज़ा लिया जा रहा है, और उसमें क्या क्या मामलात हैं और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कानून की दस्तरस में आती है। तो ये सारी चीज़ें एक बाकायदा तौर पे काम हो रहा है एक अलग जगह पे, जिसमें जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन कानून वो हैं, उसमें कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें कुछ अदरवाइज़ भी वकला मौजूद हैं। ये सारा जायज़ा ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है कि मामला ज़रा काफ़ी गर्म होगा, और शायद जो कैलकुलेशन या मिस कैलकुलेशन नवाज़ शरीफ साहब ने की है या कर रहे हैं, आई थिंक ये गुब्बारे से हवा जल्द निकल जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बड़ा खुल के बातें कर दी हैं, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि अगर जनाब इस्तीफ़ा देंगे तो हम नया इलेक्शन करवा देंगे। और पहली बात है, जो मेरा अंदाज़ा है कि कोई इस्तीफ़ा नहीं आने वाला, और क्योंकि 5 लोग इन्होंने निकाले हैं, मज़ीद बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो इंतज़ार कीजिए जनाब क्या होता है। मामला ज़रा काफ़ी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।